मैंने 22 साल नशा किया। 11th क्लास में था जब मैंने ड्रग्स शुरू करी। दिन में क्या रात में क्या, मेरे को जैसे मेरी आंख खुलती थी मेरे को नशा चाहिए था। बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी पूरी। मैंने अपने बच्चों को अपने सामने बड़े होते देखा ही नहीं। कुछ भी बुरे से बुरा काम करवा देते ये चीज। कुछ हद तक मैं जिम्मेदार हूँ अपने माता पिता की मौत का। मेरा पूरा करियर ही तबाह हो गया। इस नशे ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहने को घर है, सिर्फ नाम को है तो नहीं। सुनिए आपने इन लोगों की बातें, न रिश्तों का ख्याल न खुद का। हर किसी ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर ली। किसी ने अपने ही माता पिता पर हाथ उठाया तो किसी ने पूरी जिंदगी नशे की खुमारी में ही बिता दी। इन सब ने जिंदगी की शुरुआत हमारी और आपकी तरह ही की थी, लेकिन जिंदगी के सफर में इन्होंने वो राह चुन ली जिसने इन्हें तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया। वो राह थी नशे और बुरी लत की। नशा चाहे शराब का हो, ड्रग्स का, लत चाहे जुए की हो या फिर इंटरनेट की, नतीजा एक ही होता है, बर्बादी, अपनी और अपनों की बर्बादी। हम सोचते हैं कि नशा करने वाला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नशे की आदत एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। नशे में फंसा इंसान खुद तड़पता तो है, लेकिन चाहकर भी अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाता। क्या होता है एक नशेबाज का दर्द, क्या होते हैं उनके एहसास और क्या है किसी भी लत से बाहर निकलने का रास्ता, आज हम जानेंगे खुद उन्हीं से जो कभी खुद थे नशेबाज। नशा एक इंसान से कितनी घिनौनी हरकतें करा सकता है, संजय इसकी एक जीती जागती मिसाल है। जुआ उनकी जिंदगी का पहला नशा था और नशे की इस दौर में वो गैम्बलिंग के बाद कब शराब और ड्रग्स का शिकार बन गए उन्हें भी पता नहीं चला। इसके बाद के 15 साल किस अंधेरे में गुजर गए ये तो संजय भी नहीं जानते। हाँ, नशे को पूरा करने के लिए उन्होंने किन खौफनाक हदों को पार किया है उन्हें याद कर वो आज जरूर कांप उठते हैं। संजय, नशे की शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत छोटा था और उस समय कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं बाहर आकर्षित होता था। तो सबसे पहले मेरे को अपने घर से थोड़ी दूर लड़के दिखते थे जो जुआ खेलते रहते थे और साथ में शराब पीते थे। मेरे को वो आकर्षण खींच के ले गया और मैं धीरे धीरे जुए की लत में पड़ गया। मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं 16 साल का था तो कैसीनोस का पता लगा और पहली बार मकाओ कैसीनो में जुआ खेलने गया। घर में इतना पैसा था आपके पास? हाँ, घर में इतना पैसा था। मेरे फादर कुवैत में थे तो हर समय छूट मिली रहती थी। तो एक ट्रिप बनाकर मकाओ गए, ये किसी को नहीं बताया कि जुआ खेलने जा रहे हैं। और वहाँ पर उन कैसीनोस को देख के बहुत एक हाई मिलती थी, ऐसा लगता था आई एम डिफरेंट। एक दिन मैं वहाँ पे 10-11 लाख रुपए हार गया जो काम के हिसाब से लेके गए थे। लेकिन वो लत मेरे को लगता था कि मैं अब नहीं खेलूंगा, लेकिन दोबारा पहुंच जाता था वहां पे। तो धीरे धीरे चोरियां चालू हुई, घर पे चोरी चालू हुई, मांगना चालू हुआ, रिश्तेदारों से मांगना चालू हुआ। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, उनसे मांगना चालू हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है। पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था, क्रिकेट छूट गई, मेरे स्पोर्ट्स छूट गए, एक्सरसाइज छूट गई, सब कुछ छूटता चला गया और जुआ बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ परिणाम बढ़ते चले गए। और एक टाइम ऐसी आ गई कि जब वो परिणाम झेलने की क्षमता नहीं रहती थी तो साथ में शराब चालू हो गई। वो 1 से 2 हो गया और अब शराब के परिणाम होने चालू हो गए कि जब शराब ज्यादा हुई तो जुआ कम होता चला गया, शराब ज्यादा चालू हो गई। ट्रक बेचे हैं आपने घर के? उस टाइम पे मैंने अपने फादर को कहा कि अब मैं बिजनेस करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी काफ़ी बड़ी, तो यही डिसाइड हुआ कि ट्रक्स खरीद देते हैं इसको। तो मेरे को उन्होंने ट्रक्स दिला दिए। अब मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी, ट्रांसपोर्ट पे बैठना, पूरे दिन शराब पीते रहना। शाम की शराब सुबह से चालू हो गई और वो लॉस ऑफ कंट्रोल कब इतना तगड़ा हो गया कि मेरे को यही नहीं पता लगा कि मैं अब कब सुबह पीने लगा। एक टाइम ये आ गया था कि मैंने दोनों ट्रक बेच दिए और घर वालों को यही बताता रहता था कि आज कलकत्ता गया हुआ है ट्रक, आज बॉम्बे गया हुआ है ट्रक। 6 महीने तक यही सब चलता रहा। तब घर पे थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हुआ। तब मैं शराब से परेशान हो चुका था। पैसों के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस हद तक गिर चुके हैं?
सारी हदें पार करी हुई हैं एडिक्शन में। घर में चोरी, बाहर चोरी, छीना झपटी, संगत जो एक सोशल स्टेटस था वो बिल्कुल सड़क छापों के साथ हो गया था। झुग्गियों में बैठना, वहां पर बैठ के पीना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑब्सेशन पीने का होता था। शराब के लिए माँ की चूड़ियां उतरवाई थी? जब स्मैक पीनी चालू करी तो शराब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि शराब में मजा आना बंद हो गया और स्मैक में मजा आने लगा। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरे को नहीं मिली तब मुझे पता लगा कि इसके विड्रॉल्स बॉडी के अंदर कितने तगड़े होते हैं। ना मेरे से उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, आंख से पानी, नाक से पानी, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, आई मीन यू नेम इट, द विड्रॉल्स वर देयर। तब मेरे को पता लगा ये कितनी खतरनाक चीज है। लेकिन उसका कंपल्शन इतना तगड़ा था कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था कहाँ मिलेगी। और मेरी कैपेसिटी दिन में 5 ग्राम पीने की थी, तो मेरे को 86 में 1500-2000 रुपये रोज चाहिए होते थे। मेरी मदर मेरे से बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वो उस टाइम पे मुझे आज याद है कि 30-35 हज़ार रुपये इधर उधर से करके मेरे को दे दिया करती। मेरे को वो भी कम पड़ते थे। मेरे फादर बाहर थे और उन्होंने मेरी मदर को तंगी कर दी जब उनको ये पता लगा कि अब तुम किसी कीमत पे पैसे नहीं दोगी। तो मैं अपनी एडिक्शन की नीचता पे आना चालू हो गया। उनकी चूड़ियां निकाल के ले गया, जबरदस्ती ले गया, उनके गले से चेन उतार ली। लेकिन उस टाइम कुछ बिल्कुल फीलिंग्स, बिल्कुल इमोशंस नम हो जाते हैं। मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी और उनका बेटा नहीं है, कोई नहीं था, तो मैंने ही जाकर वो सारे क्रियाक्रम करना था। लेकिन मैं टोटल नम था। डेड बॉडी रखी हुई है, बाथरूम में घुस गया। 2 घंटे पहले मैंने स्मैक पी। जो 10 बजे बॉडी लेके जानी थी, इतना भी अंदर फीलिंग नहीं थी कि डेड बॉडी रखी हुई है। फादर के साथ भी मिसबिहेव किया है? फादर आते थे, बहुत समझाते थे, जिनके आगे मैं कभी आंख ऊपर नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बीमारी है, ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने उनकी बात को हंस के टाला। वो किसी चीज पे मेरे से नाराज हुए और मैं उनसे इस तरह से हाथापाई पे उतारू हो गया कि मेरे को किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए, नहीं तो पूरी हाथापाई, गाली गलौज तक चालू हो गई थी। वो एक बहुत बुरा सीन था मेरी लाइफ का और उसका मेरे को भी बड़ा गम हुआ। कई बार मन में ये कसक उठती होगी कि काश माता पिता कुछ साल और जिंदा रहते और ये खुशी भी देख लेते कि जो बेटा नशे के अंधकार में डूबा हुआ था वो कैसे ठीक हुआ। लगता था, बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन ये चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहता हूँ कि एक एडिक्ट के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। एक एक चीज, एक एक मिनट उनकी ब्लेसिंग्स मैं फील कर पाता हूँ। वही मेरे को खुश रखते हैं, वही ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज जो कुछ भी मैं हूँ सब उसी का नतीजा है। उधर देखिए सर। हेलो बंटू, कैसे हो? पुरानी बातों को याद करके याद आता है कि जब तुम खुद एक एडिक्ट थे तो किस तरीके से मम्मी डैडी के साथ रह के उस फेज से निकले हो। और बहुत दफ़े ऐसा भी हुआ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने आई। कई बार तुमने मम्मी को भी ये कहा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। तो उन सारे फेजेस को ओवरकम करके जिस फेज से आज तुम आए हो और इतने लोगों को, एडिक्ट्स को तुम ट्रीट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। She's my younger sister. इनको भी बहुत सताया अपने बहनों को? 5 को। I have 5 sisters. ये बात कब समझ में आई कि अब ऐसे नहीं होगा, ये बीमारी है और इसका इलाज होना है? बहुत सारे लोग हमारे देश में बात समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझ में आया जब मैं रिहैब में अपने ट्रीटमेंट के लिए गया, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे काउंसलर को जाता है कि उसने इस बात को मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बिठाया कि ये एक बीमारी है, इमोशंस की बीमारी है, थॉट्स की बीमारी है। शुरू में मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे लगता था नशे की बीमारी है। लेकिन वहाँ पता लगा कि नशा मैं जो करता हूँ वो तभी इस बीमारी को ट्रिगर मिलता है जब मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो मैंने देखा जिंदगी में कि नशा मेरे जीवन में जिस टाइम आया उससे पहले भी ये बीमारी मेरे जीवन में थी और वो मेरे एक्शंस में दिखती थी। तो डिससैटिस्फैक्शन मेरा बीमारी का ट्रिगर पॉइंट है। आज भी मैं डिससैटिस्फाइड होता हूं, जैसे मदर फादर नहीं है
तो जब डिससेटिस्फेक्शन होता है मैं एक लो फीलिंग में चला जाता हूँ। वो लो फीलिंग अगर मैं हैंडल ना करूं रिकवरी के तरीके से, वो मेरे को नशा करा सकती है। लेकिन क्योंकि आज मुझे पता है कि ये लो फीलिंग बीमारी का हिस्सा है, तो मैं बचने वाले कार्य करता हूँ। संजय, अब आज आप खुद रिहैब चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमें लगातार फ़ोन आते हैं कि अगर घर में कोई एडिक्ट है, लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें। कई बार तो फैमिलीज ही कहने लगती हैं कि इससे अच्छा तो मर जाए तो बेहतर है। आप उन सारी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे ठीक किया जाए उस एडिक्ट को? देखिए, मैं सारी फैमिलीज को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि एडिक्शन एक बीमारी है और ये एक फैमिली डिजीज है। फैमिलीज ज़्यादातर ये सोचती हैं कि एडिक्ट बीमार है और उसका इलाज कराया जाए, और उसको इलाज की जगह डाल के वो भूल जाते हैं कि क्योंकि ये एक फैमिली पारिवारिक बीमारी है, फैमिली भी सिक हो चुकी है, तो फैमिली को भी अपने इमोशंस का इलाज कराना पड़ेगा। एडिक्ट ठीक होना चाहता है, एडिक्ट इलाज करा रहा होता है, लेकिन फैमिली अपने तौर तरीके नहीं बदलती। वो उन्हीं इमोशन से उनको हैंडल करना चाहते हैं, उन्हीं तौर तरीकों से। वो ठीक होके बाहर आता है तो उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनके दबे हुए इमोशंस, क्योंकि अब नशा नहीं कर रहा वो, तो उनको लगता है अब इसका नंबर लगाना चाहिए, वो उधर से स्टार्ट हो जाता है, वो एक रिलैप्स का कारण बनता है। बिल्कुल, हम लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि एक नशेबाज कितना लाचार, कितना असहाय होता है। हमें लगता है कि वो चाहे तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसका चाहना ही सब कुछ नहीं होता। उसे आपकी मदद की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे आपके सहारे की जरूरत है, और ये सहारा उससे मत छीनिए। बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे, कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए हैं कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। नशे की प्यास जब उठती है तो इंसान को जानवर तक बना देती है। इस बात को नितिन से बेहतर कौन समझ सकता है। नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का ओहदा, वो दिन याद कर नितिन की आंखों में खुशियों की किरण चमकती है, तो अगले ही पल कुछ याद कर उनकी आंखों में बेचारगी झलक उठती है। अफीम की लत के आगे बेचारे ही तो हो गए थे वो लत जिसने एक सब इंस्पेक्टर को लुटेरा और पॉकेटमार बना दिया, वो नशा जिसकी वजह से वो खुद अपना ही खून बेचने लगा था। क्या इससे ज्यादा मजबूर कोई हो सकता है? नितिन, कब लगी ये लत? मुझे ये एडिक्शन स्टार्टिंग हुआ था 2003 में। मैं उस समय तकरीबन 14 या 14.5 साल का था, या 15 साल का होऊंगा। स्टार्टिंग हुई थी अल्कोहल से, उसके बाद आगे चरस, फिर उसके बाद में अफीम, फिर लास्ट जाकर मैं स्मैक पे। स्मैक मैंने तकरीबन 6.5 साल पिया। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी में क्या दिखता है? अंदर से कुछ होता है, काफी फील होता है कि मतलब कहाँ था मैं, कहाँ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर था मैं। और पहले जब गेम खेलता था तो सब जगह इज्जत थी, एक नाम था, पहचान थी। और धीरे धीरे फिर जब नशा करने लग गया, यूजिंग टाइम चलता रहा, तो उन चीज़ों से हटता गया अपने आप। ना गेम में इंटरेस्ट रह गया, ना फैमिली में, तो सब धीरे धीरे हाथ से चला गया। जॉब खुद छोड़नी पड़ी, तो वो चीज़ें देखता हूँ तो काफ़ी अंदर से हर्ट होता है। अपने बास्केटबॉल के दिनों की कुछ बातें बताइए। देश विदेश में सब जगह खेला है आपने? खेलना स्टार्ट किया मैंने वहीं पे जहाँ पे मेरा होम टाउन है, करनाल, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने खेलना। टूर्नामेंट्स तो हर जगह खेले, इंडिया में हर जगह, और इंटरनेशनल खेला वो भी इंडिया में ही हुआ था। उस दौरान क्या होता था कि विदाउट, धीरे धीरे चलते चलते मेरी ऐसी हालत हो गई, विदाउट ड्रग्स मैं खेल नहीं पा सकता था। सांस फूल जाती थी, विड्रॉल सिम्टम्स में खेला नहीं जाता था बिल्कुल। तो उसको, गेम को चलाने के लिए भी मेरे को ड्रग्स लेना जरूरी हो गया था। अगर मीनवाइल मेरा ड्रग्स
खो जाए या कुछ हो जाए तो मैं जहाँ पे हूँ मुझे उस जगह पे पता नहीं है कहाँ मिलता था, मैं वहाँ से दिल्ली आता था लेके फिर वापस जाता था। तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलने लगा होगा आपके साथ जो दूसरे प्लेयर्स होंगे या टीम जब मैनेजर। तक मैं खेल रहा था और जब तक मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, रिजाइन नहीं किया था, तब तक कुछ शक था मेरे साथ के प्लेयर्स को, कुछ के गलत करता है। मुझे वहाँ पे जॉब में बनाया गया, मतलब जो हमारा मैस होता है उसका इंचार्ज बनाया गया, तो उसका सारा बिलिंग सिस्टम मैंने करना होता था। मैंने उसमें भी कपड़े किए, उसमें भी पैसे निकाले। पैसों के लिए। तो थोड़ा मेरे उस समय इंक्वायरी आई मेरे ऊपर हल्की सी। अगर मैं खुद वहां से जॉब नहीं छोड़ता तो मेरे को वहां से मतलब निकाल देते तो सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद में खुद ही इसलिए रिजाइन कर दिया था। अब अगर आपकी फैमिली की बात करूं, घर परिवार की, जब पता चला उनको तो बहुत बड़ा सदमा लगा होगा माता पिता को। मेरे माता पिता को जब मैं जॉब पे था उस समय पता चला तो काफी उनको हर्ट हुआ। एक बार नशे की वजह से ही झगड़ा हुआ मेरा, घर पे भी और बाहर भी। उसमें शायद मेरी जान चली जाती मामूली था। तो मेरे बड़े भाई ने उस दिन, मैं होश में तो नहीं था, मुझे एक छोटी सी बात ध्यान है, उसने मुझको बोली थी कि मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, अपाइज बना दूंगा इसको, सारी जिंदगी घर में बैठा के खिला सकता हूँ पर अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। उधर देखिए। नितिन, तो हमें बहुत परेशान करा। पहले तो हम इतने परेशान थे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करा था। तेरे को गालियाँ भी देते थे, प्यार भी करते थे, तो इतनी गालियाँ देते, भगवान से भी प्रार्थना करते, हाय भगवान इसको जा तो उठा ले, जा इसको ठीक कर दे। अब तो ठीक हो गया ना, अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है। नितिन बेटे कैसे हो? मुझे तो वो तुम्हारी बात याद आ रही है जब तुम क्लब में बिलियर्ड खेल रहे थे और दोस्तों के साथ तूने वो नशा किया हुआ था ब्राउन शुगर का, और मैं तेरे को घर और माँ तेरी साथ दोनों तेरे को घर लेके खींच के आ रहे और तू हमको धक्के मार के वहां से भगा रहा। तुम सोचो कि उस वक्त हमारा क्या हाल होता रहा। तो तेरे को घर लेकर के आए, समझाया, आगे सब कुछ ठीक है। तो बेटे जो तू आज है इतना अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है बेटे। मुझे आज बहुत इस चीज का फख्र है कि मतलब मैं इतने नीचे गिरने के बाद निकल कर आए। आज खड़ा हूँ। आपको कभी कभी लगता है कि आपके परिवार ने क्या कुछ झेला आपकी वजह से, या किन हालातों से गुजरा है आपका परिवार? बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे, कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए हैं कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। रात को तो लास्ट स्टेज में ऐसा हो चुका था जब मतलब मेरी हालत ज्यादा हो चुकी थी खराब, तो मेरे को मतलब कई बार देखने आते थे मम्मी उठ के कि जिंदा है कि मर गया। उसी की वजह से फिर उनके दिमाग में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से उनको ब्रेन सीजर्स की प्रॉब्लम हो गई। रिकवरी में कैसे आए? रिकवरी में आने की वजह मेरी सिस्टर ही थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस नशे को छोड़ पाऊंगा। जॉब छूट चुकी थी, घर में पता चल चुका था, पैसे देने भी बंद हो चुके थे, और जितनी चालाकी से मतलब मैं लोगों को टोपियां पहना चुका था वो भी पहना चुका था, अब वो भी बंद हो चुका था। अब रास्ते रह गए थे चोरियों के खुलेआम, जो कि मतलब जिनके ऊपर मैंने कदम थोड़े बहुत रख दिए थे। जैसे किसी की चेन तोड़ी, ये काम किए, खून बेचा हॉस्पिटल में, एम्स में जा करके, और उसके बाद पिक पॉकेटर्स के साथ रहना शुरू कर दिया था मैंने। फिर सिस्टर के साथ रहा, दिल्ली में ही रहा था मैं, अपने साथ में ले आए थे मुझे कि सामने रहेगा कि मैं शायद कोशिश करके मैं इसको निकाल लूंगी। बट जब उसने मेरे को ये चीज बोली थी पहली बार में कि तूने जितनी देर तक करना है तू कर ले, तेरे को पता है मैं तुझे हारने के लिए या मरने के लिए छोड़ूंगी नहीं, कि तू सड़कों पे चोरियां कर रहा हो, ठीक है, और कहीं जेल खाने में बंद हो या कहीं हो, वो चीज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं तेरे से कर सकती हूँ, तेरे लिए कर सकती हूँ, जब तक मैं करूंगी लास्ट तक। मेरा अपना फ्यूचर है, वो सब खत्म हो रहा है, मैं और खत्म करती चली जाऊंगी। ये सोच लेना कि मेरी एज 30 हो चुकी है,
मैं खुद शादी नहीं करूंगी जब तक तू नशा नहीं छोड़ेगा। तो उस समय मतलब मेरे अंदर एक छोटी सी किरण एक बनी थी कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है। तो फिर रियाब में गए? मैं इनके साथ रियाब में गया। रियाब में जाकर के मैंने एक लंबा ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद मैं वहां से ठीक हुआ। बिल्कुल, जब हमारे घर में कोई नशे की लत का शिकार होता है तो हमें कई बार कोई हल नहीं सूझता, समझ नहीं आता उसे लेकर कहाँ जाएं, क्या करें। हम उसे अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचकर उसे मौत के हवाले कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनके जरिए उन्हें उस मौत से बचाया जा सकता है। बस जरूरत है हिम्मत न हारने की और उस रास्ते पर पहला कदम बढ़ाने की। इनकी हालत तो ऐसी हो गई थी, जो सुबह उठते थे शराब पीने लग जाते थे सुबह, और इतनी कंडीशन इनकी खराब हो गई थी, इनके मुंह से खून आने लगा था। लड़खड़ाती जुबान, बहकते कदम। जसविंदर को खुद भी पता नहीं चला कि नशे के खुमार में डूबे हुए कब उनकी जिंदगी के 17 साल गुजर गए। न बच्चों का बचपन देखा, न खुद की जवानी। सुबह की पहली किरण के साथ जो पीना शुरू होता वो तभी रुकता जब वो नशे में बेसुध होकर सो जाते। नशे की लत ने उनकी हालत इस कदर बिगाड़ दी कि उनका मरना लगभग तय हो गया था। शराब का पहला पैक पीते ही मुंह में खून भर जाता। डॉक्टर ने साफ कहा कि शराब छोड़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मौत का ये खौफ भी नशा नहीं छुड़वा पाया। वो खून की उल्टियां करते रहे पर पीते रहे, लेकिन ये तो उनकी तबाही की सिर्फ एक झलक है। जसविंदर, किस उम्र में आपको नशे की लत पड़ी? 18 ईयर्स में, 18 साल का था की मैं। उम्र थी? जो शुरुआत की थी वो ओपियम से, वो क्या बोलते हैं उसको, ओपियम अफीम बोलते हैं, अफीम। उससे शुरू की थी। वो इसलिए कि मैं ये भी चाहता था भी ड्रग्स भी कर लूँ, ले लूँ, और जो घर का विश्वास है वो भी बना रहे। मैं शराब को घर में गलत मानते थे। लेकिन उसके बाद तो आपने शराब भी पी है? हाँ, क्योंकि मैंने शराब ऐसे होता है, जो प्लेयर सर्किट होता है ना हमारा, उसके जो सेल हैं जब वो पूरी तरह चार्ज नहीं होते, फिर एक नशे से दूसरा नशा, तीसरा नशा, वो बढ़ते जाता है। तो ये लत पड़ी ही क्यों? क्या प्रॉब्लम थी आपको? कोई टेंशन था, कोई डिप्रेशन था? क्यों शुरू किया? मेरे 2 चाचा जी की, मेरे डैडी के जो 2 छोटे ब्रदर हैं, उनकी डेथ अल्कोहल के कारण हुई है। और मेरे में जीन्स पहले से थे, सोसाइटी में ये वैसी मिल गई, और पैसा मुझे मिल जाता था क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई देने वाले थे। और मैडम, मजे और एडिक्शन के बीच एक बहुत थिन लाइन होती है, रेड लाइन, और पता नहीं लगता आदमी कब उसको पार कर जाता है और एडिक्ट बन जाता है। मुझे पता नहीं लगा। घर वालों को कब पता चलने लगा कि आप नशे के शिकार हो चुके हैं? मैं 93 में जलंधर में मेरे पे आईपीसी की धारा 326 और मेरे ख्याल 307 के तहत मामला दर्ज हुआ था। क्यों? लड़ाई हो गई थी मैडम, किसी दोस्त को कोई गलत बोला था, और जो बोला था उसको फिर मार कटाई की थी। नशे में थे? नशे में, बिल्कुल मैडम, पूरे नशे के बिना नहीं हो सकता। एक बात बताइए, नशे की वजह से अपने बूढ़े माता पिता को कितना परेशान किया है? परेशान ही किया और कुछ नहीं किया मैडम, क्योंकि एक घर में छोटा था, बस यही रहते थे। वो भी कहीं पे आज कोई चिट्ठी ना आ जाए, आज कोई टेलीग्राम ना आ जाए, आज उसके पीछे ये, आज ये वहाँ पे लड़ पड़ा है, आज ये हो गया। बस मैडम 17 साल में कोई दिन ऐसा नहीं है भी मेरी माँ सही तरह सो सके। उधर देखिए। हाँ टीकू बेटे, क्या हाल है? ठीक है। अब क्या हाल है तेरा? मेरे को जो बीते दिन याद आ रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान थी जब तुम ड्रिंक करके आता था। घर में परेशानी थी और घर में भी बहुत बुरा हाल था, बीवी का, बच्चों का, मेरा, तेरे बाप का। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने सब कुछ छोड़ दिया और तूने एक अच्छा इंसान बन गया है। और मेरे मन में यही इच्छा है, परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि आगे से तू ऐसा ही बना रहे और अपने घर में अमन शांति और सुख रहे। घर में चोरी भी की? बहुत बार मैडम। माँ के जेवर भी चुराए? हाँ, सब कुछ रहा है मैडम। कोई गलत काम नहीं दुनिया का, जो एक एडिक्ट होता है वो सब कुछ करता है मैडम। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि शादी करना उस वक्त एक बहुत बड़ा गुनाह था? आप नशे से बाहर नहीं निकले थे, एक दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं? मैडम, मैं बिल्कुल, बहुत बड़ा गुनाह था मैडम। मैंने शादी नशे के लिए की है, अभी मुझे नशा मिलता रहे। हर उस जो नशे में आज फंसा हुआ है उसको यही
तो कहूँगा भी या तो नशे छोड़ दो नहीं तो शादी ना करो, क्योंकि मेरे जैसा लकी और मेरे जैसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती। मनमीत, शादी होती है एक लड़की की तो बहुत सपने होते हैं, नए घर में जाएंगे, ये होगा वो होगा, और यहाँ आप जब आती हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पति एक एडिक्ट है। उस वक्त क्या बीती होगी आप पर? बहुत बुरा लगा क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इनको छोड़ दूंगी तो ये तो मर जाएंगे। मैंने कहा कि मैंने इनको सुधारना है, मैंने इनको इम्प्रूव करना है, और कोशिश मेरी ठीक रही। मैंने बच्चों के लिए और इनके लिए बहुत मतलब कि जैसे कुर्बानी होती है मैंने की है। किन बुरे बुरे हालातों में आपने जसविंदर को देखा? इनकी हालत तो ऐसे हो गई थी, जो सुबह उठते थे शराब पीने लग जाते थे सुबह, और इतनी कंडीशन इनकी खराब हो गई थी, इनके मुंह से खून आने लगा था। सुधरने का रास्ता कहाँ से दिखा जसविंदर? सुधरने का रास्ता ऐसे था भी मेरे पास 3 इनिशिएटिव रह गए थे, या तो मैं नशा करके मर जाऊं, या सुसाइड कर लूं, या फिर मेडिकल एड लेकर अच्छी ज़िंदगी जीऊं। फिर ऐसे ही एक दिन हुआ भी, गाड़ी में मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा भी मम्मी पापा को फ़ोन कर दो भी मुझे एडमिट करा दें, भाटिया हॉस्पिटल है अमृतसर में। और फिर मैं वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया, और फिर मैंने पूरा मन बना लिया था भी, पर उसके बाद भी 6 महीने मुझे कुछ नहीं समझ आया, क्रेविंग बहुत आती रही। पर फिर अगर कोई यहाँ से ये सुन रहा है भी नशा कैसे छोड़ा जा सकता है, तो नशा छोड़ा नहीं जा सकता, नशे का इलाज भी नहीं है, उससे दूर रहने का तरीका है। जब मैं सुबह उठता हूँ मैं ये कहता हूँ, भगवान आज का दिन मुझे नशे से दूर रखना, और रात को सोते एक दिन की जिंदगी जीते बस मैडम, 1 डे प्रोग्राम है। और दूसरा जो नशे करते वक्त मैं करता था उससे उल्ट करता हूँ। तब कहते थे बस आज लास्ट दिन है, कल से नहीं पीनी। अब मैं बोलता हूँ आज नहीं पीनी, कल देखी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जसविंदर के परिवार ने भी पहचाना कि उनको एक बीमारी है, और उनको एडमिट कराया, रिहैब में डाला, उनको सुधरने का एक रास्ता दिया। अक्सर हम अपने किसी करीबी के नशे की लत को समाज में बदनामी के डर से छुपाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी लत का शिकार है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि समाज में इज्जत बचाते बचाते आप अपने उस करीबी को गंवा दें। कंसंट्रेशन बहुत वीक हो गई थी, कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई चीज रखी है अभी यहाँ पर और भूल गया हूँ, तो मेमोरी लॉस हो रहा था। ऐसे लगता था कि जो छोटी भी बात है ना उस पर भी गुस्सा आ जाता था। असल दुनिया से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड की फिक्र। स्कूल और कॉलेज के दोस्तों से चाहे कभी ना मिले, लेकिन ऑर्कुट के दोस्तों को रोज मैसेज करें। बीवी को भले ही ये ना पता हो कि आप कहाँ हैं, लेकिन फेसबुक पर हर घंटे अपडेट जरूर हो। रिश्तेदारों के पास कभी ना जाएं, लेकिन दोस्तों की प्रोफाइल पर हमेशा नजर रखें। खेल के मैदान से सालों पहले वास्ता छूट गया हो, लेकिन ऑनलाइन गेम्स के सारे लेवल पार कर चुके हो। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप धीरे धीरे अनजाने में ही एक लत का शिकार बनते जा रहे हैं, और वो लत है इंटरनेट एडिक्शन की। इसकी वजह से आपके रिश्तों, सेहत, काम, हर चीज पर बुरा असर पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? नहीं समझे हैं तो आप संजय की जिंदगी की कहानी सुनकर यकीनन इस बात का एहसास कर लेंगे। संजय, आपको कभी एहसास हुआ कि आप इंटरनेट एडिक्ट होते जा रहे हैं? शुरू में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि ऐसा कुछ है, पर बाद में जब लगा कि काफ़ी ज़रूरी काम छोड़ रहा हूँ, या फिर जो दोस्तों के साथ घूमने में पहले एंजॉय करता था उनको मिस कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, तो फिर अचानक लगने लगा था कि शायद मैं ना छोड़ नहीं पा रहा हूँ इंटरनेट। कैसे शुरू हुआ था ये सब कुछ? मेरे लॉ के 3rd ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मेरा एक साथ पढ़ने वाले दोस्त ने इनवाइट किया था किसी साइट पर ना, तो हमने फॉर्म बनाया था अपना। उसकी वजह से लगातार ना वो टच में रहना, शुरू में तो एजुकेशन के पर्पज से गया था, पर बाद में आधा घंटा 1 घंटा तो एजुकेशन खत्म हो जाती थी। फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स देखना, या फिर गेम्स खेल लेना। बीच में उसने कोई गेम रिकमेंड कर दी तो उस गेम को खेलने बैठ गया। फिर उसने बताया कि भाई अब उस गेम में मेरा ये लेवल है, तो फिर अगले दिन मैंने भी बताया कि भाई मैं भी इस लेवल पर आ गया हूँ। तो इंटरनेट सर्फिंग जब करते हैं तो क्या देखते रहते थे हर वक्त?
किस चीज की लत पड़ गई थी? लत ये कह लो कि गैर जरूरी चीजें भी आती थी, पर बैठे हैं तो बैठे ही हैं 2 घंटे 3 घंटे, खाना भी आ रहा है तो टेबल पर ही आ रहा है। बच्चे भी अगर बुला रहे हैं, अगर उनको प्रॉमिस भी किया हुआ है संडे को बाहर ले जाने का, तो भी टाल दिया। क्या क्या नुकसान होना शुरू हो गए थे? कंसंट्रेशन बहुत वीक हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई चीज रखी है अभी यहाँ पर और भूल गया हूँ, तो मेमोरी लॉस हो रहा था। ऐसे लगता था कि जो छोटी भी बात है ना उस पर भी गुस्सा आ जाता था। कोई डिस्टर्ब कर देता था तो बहुत परेशानी होती थी। कितने घंटे बिता देते थे आप नेट पर? 6 घंटे 8 घंटे, संडे को तो 10 घंटे भी। संडे को जब लोग सोचते हैं कि हम घर परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, आप 10 घंटे नेट पर बैठे रहते थे। आपकी पत्नी बिंदु हमारे साथ है। बिंदु, बहुत सारे घरों में ये होता है कि देखिए शराब का नशा तो दिखाई देता है, ड्रग्स का नशा भी दिखाई देता है, लेकिन इंटरनेट का नशा हम देख ही नहीं पाते, समझ में नहीं आता और उसमें ये लगता है कि इसमें बुराई क्या है। लेकिन आपने शायद उसकी बुराई देखी है, आपने झेली है। क्या क्या देखा आपने? सारा दिन जैसे इंटरनेट पे बैठे रहते थे सुबह से शाम तक। बच्चों को भी जैसे इंटरनेट की आदत पड़ गई, गेम की। बच्चे भी जैसे चिड़चिड़े से हो गए, कहना नहीं मानते थे, पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं गया। संजय, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स की हम बात करते हैं, शराब और ड्रग्स के नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो शरीर में लोगों को दिक्कत होती, बेचैनी होती। क्या इंटरनेट में भी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, होता है। अक्सर ये होता था कि जैसे मैं अगर बाहर हूँ तो अगर मैं अपना लैपटॉप अपने साथ नहीं ले जा पाया किसी वजह से, तो ये हमेशा रहता था कोई फ्रेंड है तो यार तेरे इंटरनेट है, कार्ड है, क्योंकि एक बेचैनी रहती थी कि इस बीच में कोई मेरा दोस्त ना हो ऑनलाइन, या कोई और चीज़ अगर मिस हो रही हो तो मैं देख लूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। संजय की बातें सुनकर अब आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारी कहानी भी इनसे मिलती जुलती है, या जाने अनजाने में हम भी इंटरनेट एडिक्ट बनते जा रहे हैं? पहले मैं मोबाइल से यूज किया करता था इंटरनेट, लेकिन साइट देर में खुल रही है, ये हो रहा है, ये बड़ा टेंशन रहता था, ये टाइम लग रहा है। अभी मैंने 2 महीने पहले ही मतलब अनलिमिटेड प्लान लिया गया, स्पीड 512 kbps पे, ज़्यादा तेज हाल फास्ट जल्दी काम कर सकूँ। मतलब टाइम ना कोई फिल्म देखनी है, कोई लाइव कुछ भी देखना है, मैं हाल वो कर सकूँ। अब बैठा रहता हूँ, टाइम मतलब ज़्यादा यूज़र हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा यूज़र हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है अब। मैम 12 पास आउट किया था, नया नया ग्रेजुएशन में गए थे, तो तब पता चला कि तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था इंटरनेट के बारे में। वहाँ जाके प्रोजेक्ट्स बनाए तो पता चला इंटरनेट में ऐसे भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया। तो पापा ने 250 रुपये का प्लान लिया जिसमें 450 MBs मिलते थे हमें, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं है कोई सा भी महीना जिसमें मेरा 250 रुपये रेंट आया हो। इट्स अबाउट 1200 और 1500। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये शायद बढ़ रहा है, और ये शायद मेरे से पहले मेरे पापा को लग गया, इसलिए उन्होंने तभी वो नेट कटवा दिया। संजय, आप उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं जो बहुत है, मतलब हम लोग सब शायद मुझे भी परेशानी हो सकती है कि हमको समझ में ही नहीं आता, हम फ़ोन पर कितने SMS करते हैं या इंटरनेट पे कितना वक्त बिताते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि शायद हम एडिक्ट होते जा रहे हैं। आपका कोई मैसेज है ऐसे लोगों के लिए? मैसेज तो सिर्फ यही है कि अगर प्रायोरिटीज़ आपके डिस्टर्ब हो रही हैं, अगर आपको पता है कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी था बावजूद उसके आपने छोड़ दिया, तो वो अलर्ट टाइम है, तभी पता लग जाएगा वो, मतलब तभी वो पॉइंट है जहाँ पर अगर आप मेन काम छोड़कर ना इंटरनेट के ऊपर बैठ रहे हैं तो वो अलर्ट है। बिल्कुल, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी असली दुनिया से कटते जा रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में ही समाते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन किसी भी और लत की तरह ही घातक है। जरा ध्यान दीजिए कहीं आप या आपके बच्चे इस लत का शिकार तो नहीं हो रहे। घंटों इंटरनेट पर बैठना भी एक नशे की तरह है। अगर आपके आसपास भी कोई इंटरनेट एडिक्ट है तो जरूरत है उसे रोकने की और समझाने की। इंटरनेट का नशा शायद सुनने में शराब या ड्रग्स जितना खतरनाक ना लगे, लेकिन उसके नतीजे उतने ही खतरनाक होते हैं जितने किसी और नशे के। जब तक किसी का लिवर नहीं बैठ जाता, व्यक्ति कभी भी उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा जी कि हाँ मेरे को शायद प्रॉब्लम है और इससे मैं खुद छुटकारा नहीं पा सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। जिंदगी लाइव में आज हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जो नशे का भयानक अंधकार देखकर बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकले हैं। वो यहाँ आए ताकि हम और आप उनकी जिंदगी से एक सीख ले सकें और खुद नशे से बच सकें। नशे की लत क्यों पड़ती है, इस बीमारी का इलाज क्या है और क्या है इससे बचने के उपाय, जानने के लिए बात करते हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर चुग से। डॉक्टर चुग, वेलकम टू जिंदगी लाइव। थैंक यू। एडिक्शन की अगर बात करें, नशे की, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, चाहे वो शराब, ड्रग्स, जुआ या इंटरनेट,
इससे कैसे निकले कोई? अब फैमिलीज कई बार जानना चाहती हैं कि इलाज क्या है। एडिक्शन में इतनी अवेयरनेस नहीं है। एडिक्शन इज अ मेडिकल इलनेस। प्राइमरीली उसका ट्रीटमेंट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है। आज कई तरह के ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। एक बार ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जब दिमाग के अंदर हीलिंग शुरू होने लगती है, उसके बाद व्यक्ति की जो रियलाइजेशन है बढ़ने लगती है, उसका एहसास बढ़ने लगता है। उस स्टेज पे उसको हम बिल्ड करने के लिए तब साइकोथेरेपी शुरू करते हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। स्पिरिचुअलिटी जब हम साइकोथेरेपी शुरू करते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाता है, दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन एक्चुअली बढ़ती है। बहुत स्टडीज हैं जो शो करती हैं कि जो दिमाग के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो स्पिरिचुअल एक्सपोजर से बदलने लगती है। कुछ लोग हैं हमारे बीच, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे बहनोई हैं, लगभग 10 साल हो गए हैं जब उनकी शादी मेरी सिस्टर की हुई थी, तो उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि ये जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी का भी कहना नहीं मानते और जो है मतलब इतना बहाना बनाते हैं कि मैं आज छोड़ रहा हूँ, कल छोड़ रहा हूँ। किस तरीके से जो है उनको जो है सही हो सके, क्योंकि 10 साल उनको हो चुके और जो है पूरा घर बर्बाद हो रहा है उनका शराब पीने से ही। यहाँ पे किसी ना किसी को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि एक दिन उसको समझ आ जाएगी, वो कभी नहीं होगा। मैंने कभी नहीं देखा, जब तक किसी का लिवर नहीं बैठ जाता व्यक्ति कभी भी उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा जी कि हाँ मेरे को शायद प्रॉब्लम है और इससे मैं खुद छुटकारा नहीं पा सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बारी कॉल्स वगैरह आती हैं मेरे सेल फोन पे, नॉर्मल 5-10 मिनट की बात होती है, लेकिन पता नहीं वो कैसे कैसे आधे घंटे की खिंच जाती है। एंड अबाउट इंटरनेट, जो काम हमें अपने प्रोजेक्ट का आधे घंटे में पूरा करना होता है, वही काम हम 3-4 घंटे बाद जाकर उसके बारे में सोचते हैं। उससे पहले हम सोशल नेटवर्किंग में चले जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? आंसर तो बहुत सिंपल है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आई हैव सीन पीपल हु सिट ऑनलाइन 10 to 12 आवर्स अ डे, उनकी रात की नींद उड़ जाती है, वो फोन के ऊपर सारा टाइम ही देखते रहते हैं, कोई मैसेज क्यों नहीं आया मेरे पास। दैट इज क्लासिकल एडिक्शन। या मीटिंग में बैठे हैं, साइलेंट के ऊपर फोन किया हुआ है, मगर दिमाग वहीं पे है कि किसी ने मेरे को मिस्ड कॉल तो नहीं दी अभी तक। दैट इज वेयर प्रॉब्लम्स रियली स्टार्ट टू हैपन। और मेरा आपको एडवाइस है कि जो आप अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको आप फिर भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये बढ़ गया तो फिर आपको मेरे जैसे के पास आना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड उम्मीद है हमारे बहुत सारे दर्शक हमें फ़ोन करते हैं जब सवाल पूछते हैं कि क्या करें, घर में एक एडिक्ट है, उनको अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि नशे के बारे में ज़िंदगी लाइव में हम पहले भी 2 बार बात कर चुके हैं और आज फिर हमने इसी मुद्दे को छेड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हर दूसरे घर की परेशानी है, कहीं दबी ढकी तो कहीं सरेआम बदनाम। आपके और हमारे जैसे लाखों परिवार इससे जूझ तो रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जानते। रास्ता सिर्फ एक है, ये समझ लेना कि नशा भी कैंसर, एड्स और डायबिटीज की तरह ही एक बीमारी है और हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज मुमकिन है। जब घर में कोई नशे का आदी होता है तो उससे नफरत होती है, समाज में बदनामी का डर हर वक्त हम पर हावी रहता है। कई बार हम उसकी मौत की दुआ भी मांगते हैं, लेकिन ये इस बीमारी का हल कतई नहीं है। नशे के आदी लोगों को दुत्कारने के बजाय उनका हाथ थाम कर ही उनको सुधारा जा सकता है। एक बार हाथ थाम लिया तो मंजिल दूर नहीं, और मंजिल है नशे से मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी। आइए मिलकर अपनी और दूसरों की जिंदगी को हर तरह के नशे से आजाद करें और बनाएं इसे जिंदगी लाइव।